हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूं इंजीनियरिंग मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथ्स की क्लास चल रही है जिसमें हम लीनियर अलजेब्रा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स भी कवर कर रखे हैं। अभी तक हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने किया था कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है ना? या फिर हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या इतना क्लियर है सबको? हमने सारी क्लासेज अभी तक क्या है रेगुलरली कर रखी हैं और हमारे 9 लेक्चर्स अब तक हो चुके हैं। और ये हमारा जो लेक्चर है, ये कौन सा लेक्चर है? आई थिंक 10 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा जो लेक्चर है 11th लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा पे। क्लियर है ना? तो अभी तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं सारे टॉपिक क्या कराऊंगा, इसी तरह फ्लो में कवर कराऊंगा। क्लियर है? और जो लोग अभी इस चैनल में नया जुड़ रहे हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के लेक्चर जरूर देखें, ताकि ये लिंक टॉपिक हैं और लिंक टॉपिक हैं तो वो पहले लेक्चर नहीं देखोगे तब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो एक बार क्या करना है, पहले के लेक्चर देखो, उसके बाद कंटिन्यू करो तो आपको चीज़ें आसानी से क्या है समझ आए। क्लियर है ना? आप सभी को पता है ये जो हमारा सेशन है हर एक ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है। सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, कोई सी ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, सारी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स इस मैथ के लेक्चर को देख सकते हैं और अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को सीख सकते हैं। क्लियर है ना? दूसरी चीज़, ये किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये गेट का एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम, उन दोनों के लिए क्या यूजफुल है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अगर किसी को मैथ के पेपर के लिए पढ़ना है तो यहाँ से कंसेप्ट को सीख के आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चनों में अप्लाई कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है ना? तो हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग मैथ्स की क्लास चल रही है और हमारा है इन गेट का और ईएससी के बेसिस पे 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमने वहाँ पे एक टेबल भी पढ़ी थी जहाँ पे हमने एक होमोजीनियस सिस्टम होता था, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता था। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा था, दोनों के सॉल्यूशंस कब कब पॉसिबल हैं और क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है? तो हमने एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आज मैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का भी एक क्वेश्चन लेके आया हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, इधर देखना कि अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं स्क्रीन पे, इधर देखना, इस तरह का है कि मैं बात कर रहा हूं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है इधर देखना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। क्या इतना क्लियर सबको? यहां पे दे रखी है x प्लस 2y प्लस कुछ ले लो 4z इक्वल टू दे रखा है 5। क्लियर है ना? x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। और यहां दे रखा है हमको x प्लस 3y प्लस 6z, 6z नहीं है यहाँ पे, क्या है अल्फा जेड इक्वल टू बीटा। क्लियर है ना? x प्लस 3y प्लस अल्फा जेड इक्वल टू बीटा। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें अल्फा और बीटा पूछे, किसके लिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन है हैज, यही दे रखा है हैज, क्या दे रखा है, नो सॉल्यूशंस, हैज नो सॉल्यूशन बोल दो या फिर क्या बोल दो, यूनिक। हम तीनों के लिए पढ़ लेते हैं। इधर देखना हैज, फर्स्ट क्या है यूनिक सॉल्यूशन, 3 क्वेश्चन बना दिए मैंने इसी में, हैज यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नो सॉल्यूशन की बात करेगा, नो सॉल्यूशन। और तीसरा है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इसी को हम बोल सकते हैं मोर देन 1 सॉल्यूशन और ऑप्टिमल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या इतना क्लियर है? इधर देखो, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखना कि सर अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। एक ही क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन फ्रेम कर दिए। और क्या बोलेगा, गेट में
किसी भी एक को पूछ लेगा, या तो यूनिक के लिए पूछ लेगा, नो के लिए पूछ लेगा, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए पूछ लेगा। चीजों को देखना बहुत आसान हो जाएंगी, इधर समझते रहना। क्लियर है ना? और वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करो, लाइक करो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से स्टार्टिंग में क्या कर दो, शेयर कर दो बच्चों को, ताकि सबको क्या मिल जाए, आनंद मिल जाए, मजा आ जाए, सबको पढ़ने में उतना ही बेनिफिट मिले जितना तुमको मिल रहा है। क्लियर है? इधर देखो, अब मैं बात करूंगा कि सर अगर कभी भी मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो हमने सॉल्यूशन पढ़े थे। सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है कि ये जो है इक्वेशन क्या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस? सर तुरंत बोल देंगे सर ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं 4 5 बीटा। बीटा भी कोई कांस्टेंट है, अल्फा भी क्या है, कोई कांस्टेंट है। कि सर हमको कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, कि मैं बोल दूंगा ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में ax = b, और ये जो होती है क्या होती है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है। बिल्कुल सही, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और अगर इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यूनिक सॉल्यूशन की बात करनी है, इधर ही देख लो, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैं लिख देता हूं कि सर रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आनी चाहिए, रैंक ऑफ ए बी के बराबर आनी चाहिए, और इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर है? जैसे मैं स्मॉल एन से इंडिकेट कर रहा हूं नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। तो यहां पे नो सॉल्यूशन क्या होता है कि सर जब रैंक ऑफ ए क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ जाए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहां चेक नहीं करते हैं कि दोनों की रैंक अगर क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि सर रैंक ऑफ ए जो हो वो क्या हो, बराबर तो हो ए बी के, बट क्या हो, लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल से। और यहाँ पे अंधा भी बता देगा। अंधा क्या बताएगा, इधर देखना कि सर अंधा ये बता देगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल कोई बताएगा कितना है, 1 2 3 एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है। मैं तुरंत बोल दूंगा यहाँ पे हियर क्या, हियर हियर एन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच इज इक्वल टू 3। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इस सॉल्यूशन, इसके क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। कैसे करना है इधर देखना कि सर अगर ये सॉल्यूशन पता करने हैं तो हमको रैंक पता होनी चाहिए, ए की अलग ए बी की अलग। क्लियर है ना? ए की सेपरेट रैंक चाहिए, ए बी की सेपरेट रैंक चाहिए। कैसे निकालते हैं इधर देखना, बहुत शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कैसे करना है। इसका मतलब हमको अगर रैंक चाहिए, क्या चाहिए, रैंक चाहिए, तो रैंक चाहने के लिए हमने बोला था रैंक पता करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए, और डिटर्मिनेंट भी हाईएस्ट ऑर्डर माइनर का अगर नॉन जीरो हुआ तो रैंक क्या हो जाएगी, उसी हाईएस्ट ऑर्डर के बराबर हो जाएगी। अगर वो जीरो के बराबर हो गया तो रैंक उस हाईएस्ट ऑर्डर से एक कम आ जाएगी, या तो 2 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, अगर हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या है 3 है तो। क्लियर है? इधर देख रहा हूं मैं इसको क्या लिख रहा हूं, अपनी उसकी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, मैट्रिक्स की फॉर्मेट में। सारे कांस्टेंट को कंसीडर कर ले रहा हूं। लो ये यहाँ पे 1 है कांस्टेंट, यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। क्लियर है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे अल्फा। क्या इतना क्लियर है? और इसी के साथ मैंने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी अटैच कर दी। वो क्या थी, 4 5 बीटा। मीन्स ये कांस्टेंट मैट्रिक्स को जब अटैच कर देते हैं तो ये पूरा जो मैट्रिक्स बन गया, ये अब ए बी का कॉम्बिनेशन है, जिसकी 3/4 का ऑर्डर है। नंबर ऑफ रो 3, 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 4, 1 2 3 4। क्या इतना क्लियर है? अब ऐसे केसेज में हमें कभी भी निकालना है तो यहां पे क्या लगाना है, सबसे बेस्ट रहेगा कि हम एक्लॉन फॉर्म को यूज करें। क्या करें, एक्लॉन फॉर्म को यूज करें कि ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इसको रहने दो, यहां पे एक जीरो बनाओ, उसके बाद यहां 2 जीरो बनाओ, और हमारा ये फॉर्मेट बन जाएगा। और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना क्लियर है? इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हम यहां से पता कर लेंगे रैंक क्या है ए मैट्रिक्स की। क्या कोई मुझे बता देगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये तो ए रिप्रेजेंट कर रही है? बिल्कुल कर रही है सर। क्लियर है ना? और ये कंप्लीट जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहां से लेके यहां तक की मैं बात करता हूं, ये कंप्लीट की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है, ए बी मैट्रिक्स है। बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर सबको? अब मुझको ये कंप्लीट चेक करना है, सेपरेट भी चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। और एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इस एलिमेंट को जीरो बनाऊं पहले, उसके बाद इसे जीरो बनाऊं, उसके बाद इसे जीरो बनाऊं। ये हम बता चुके हैं एक्लॉन फॉर्म क्या होती है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज पहले के लेक्चर को जरूर देखें, जिसमें मैंने रैंक को डिस्क्राइब किया था, वहीं पे एक्लॉन फॉर्म डिस्क्राइब किया है, तो चीजें समझ में आ जाएंगी बड़े आराम से। क्लियर है ना? तो यहां जीरो बनाना चाहता हूं तो ऑपरेशन लगाऊंगा किस तरह, इधर देखना। यहां जीरो बनाना चाहता हूं तो जीरो बनाने के लिए क्या मैं यहां पे ऑपरेशन लगाना चाहता हूं। क्या ऑपरेशन होगा, रैंक 2 रो 2 में, ये रो 2 है ना, ये कौन सी रो है, 2 रो, ये कौन सी रो है, 3rd रो R3, और ये कौन सी रो है, 1st रो। क्लियर है ना? तो 2nd रो में मैं ऑपरेशन लगाना चाहता हूं कि इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए क्या इसमें से घटा दूं, बिल्कुल घटा दूं। मैं ऑपरेशन लगाया कि R2 माइनस के R1। क्या इतना क्लियर है?
और R2 माइनस R1 लगाया। पहली रो में तो कुछ छेड़खानी की नहीं, तो इसे सेम एज इट इज उतार लो, 1 1 1 4। दूसरी रो में ऑपरेशन लगाया, क्या मैं लिख सकता हूँ ये दूसरी रो का 5 एलिमेंट है, इसमें से घटाऊं 1 माइनस 1 0, लो R2 माइनस R1, 2 माइनस 1 यहाँ 1 आ गया, 4 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, 5 माइनस 4 यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, ये 0 हो गया। अब हमको यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 करना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ये तो चेंज होगी ना, ये रो बन गई। अब मैं फिर इसमें से घटा दूं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, लो घटा दूं। यहीं पे ऑपरेशन लगा दिया एक और, R3 में ऑपरेशन लगा दो, क्या R3 माइनस के R1, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि R3 में भी ऑपरेशन साथ ही साथ लगा दो, R3 में से R1 घटा दूं तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, बिल्कुल सही। 3 माइनस 1 क्या हो गया 2 हो गया, बिल्कुल सही। अल्फा माइनस 1 क्या हो गया अल्फा माइनस 1, और यहाँ बीटा माइनस 4 क्या हो गया बीटा माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो। क्लियर है, और ये चल रहा था हमारा कॉम्बिनेशन। क्या मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कि सर अभी एक्लोन फॉर्म बनी क्या, बिल्कुल नहीं बनी। अब बनेगी कि अगर यहाँ पे और 0 हो जाए तो एक्लोन फॉर्म बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। इसको 0 करना है तो इधर देखो, अगर मैंने इस रो का और इस रो का ऑपरेशन लगा दिया, इसमें से घटाने की कोशिश की तो 0 माइनस कुछ घटेगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ वेरिएबल आ जाएगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट आ जाएगा जो नॉन जीरो के बराबर होगा। ये 0 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये 0 तभी डिस्टर्ब नहीं होगा जब मैं इसमें से घटाऊं, तो 0 माइनस 0 कुछ भी घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं ऑपरेशन अब लगाऊंगा तो ये 3 और 2 के बीच में ही लगाऊंगा, 1 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज ये 0 क्या हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये देखो ऑपरेशन किस तरह लगेगा कि R3 में मैं ऑपरेशन लगाऊं R3 माइनस, क्योंकि यहां 0 करना है तो 2 माइनस 2 ही 0 कर सकता है, बस कर सकता है नहीं कर सकता। इसका मतलब इस रो में 2 का प्रोडक्ट करो, 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ 2 इंटू 0 तो 0 होगा, 0 माइनस 0 भी क्या होगा 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, लिख सकता हूँ R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। तो जैसे ही मैं लिखूंगा इधर देखो, क्या ये R3 में ऑपरेशन लगा, R3 को छोड़ दो बाकी सब लिख लो, 1 1 1 और ये आ गया हमारा 4। क्लियर है, यहाँ 0 1 3 1 चल रहा है पहले से ही। R3 में ऑपरेशन लगाए क्या कि सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटा दो, तो 0 माइनस 0 तो 0 देगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तब भी 0, कुछ भी कर लो 0 आना है। यहाँ मल्टीप्लाई 2 का करूँगा 2 आ जाएगा, तो 2 में से 2 गया फिर 0 आ गया, बिल्कुल सही। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 इंटू 3 6, अल्फा माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस 7, बिल्कुल सही। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2, यहाँ बीटा माइनस 4 माइनस के 2 माइनस 6 हो जाएगा, तो बीटा माइनस के 6 हो जाएगा, और ये आ गई हमारी मैट्रिक्स रिड्यूस होके, और ये बन गई हमारी एक्लोन फॉर्म, बिल्कुल बन गई, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही एक्लोन फॉर्म बन गई, अब हम इंडिविजुअली दोनों की रैंक चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं ये 3/3 को, तो ये मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरी को कंसीडर कर रहा हूं तो ए भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखते रहना, अब मैं इसको मिटा दूं क्या कुछ पल के लिए, बिल्कुल मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखना, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझको सबसे पहला क्वेश्चन उठाओ, यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, किसकी यूनिक सॉल्यूशन, इधर देखना, इसी को मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात करूंगा। फॉर फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट देख लेना, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, रैंक ऑफ ए बी हो, और इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हमको दे रखे हैं, क्या है 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी क्या है 3 है। क्या इतना क्लियर है, इधर देखना, रैंक ऑफ ए मतलब इस मैट्रिक्स की बात कर रहा है, इसकी रैंक 3 कब हो सकती है, इसकी रैंक 3 कब हो सकती है, जब यहां पर नॉन जीरो आए, मींस 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये पूरी रो 0 हो गई, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, तो रैंक 2 बचेगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं अल्फा माइनस 7 जो है, अल्फा माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 के होना चाहिए, और ये नॉट इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब अल्फा की वैल्यू क्या हो, कोई बताया क्या, अल्फा माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू 7 नहीं होनी चाहिए, 7 के अलावा कुछ भी हो। देखो अल्फा की वैल्यू अगर मैंने 7 रख दी, 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, 7 के अलावा कुछ भी रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 4 रख दो, 10 रख दो, कुछ भी रख दो, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसका मतलब यहां से हमें पता चल गया अल्फा नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। 7 ना हो बाकी कुछ भी हो, तब ये क्या बनाएगा, रैंक हमको 3 दे देगा, और हमको रैंक 3 चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है 3। इधर देखना, अब मैं ए बी की बात कर रहा हूं, ए बी क्लियर है ना, ए बी की बात कर रहा हूं, तो बीटा माइनस 6 क्या होना चाहिए, इधर देखना, मैं बात कर रहा हूं ए बी की, ये पूरी मैट्रिक्स,
पूरी मैट्रिक्स में क्या फील नहीं होता, ये भी कवर हो जाएगा 3/3 का माइनर। इसका मतलब ये भी 3/3 का माइनर कवर हो गया, तो अल्फा माइनस 7 तो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब बीटा को कुछ भी ले लो, 0 ले लो, चाहे 6 ले लो, चाहे 5 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीन्स बीटा माइनस 6 मीन्स यहां पे हम लिख सकते हैं बीटा कैन बी एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है ना, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर इसको 0 भी कर दो तब भी इस पूरी मैट्रिक्स का एक माइनर ये भी है, तो ये रैंक 3 देगा, 100% देगा, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है सबको। इधर देखो, ये तो था फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा नो सॉल्यूशन की। सेकंड क्या है, नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की बात करूंगा तो हम जानते हैं रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, रैंक ऑफ ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर कब नहीं हो सकते, रैंक ऑफ ए बी के बराबर कब नहीं हो सकते। रैंक ऑफ ए का मतलब ये वाला टर्म सबको दिखाई दे रहा है, ये मैट्रिक्स, इसकी रैंक इससे या तो कम हो या इससे ज्यादा हो, तो 3 से ज्यादा तो कभी मैट्रिक्स इनकी रैंक हो नहीं सकती। इसका मतलब इसकी रैंक 2 होनी चाहिए, इसकी रैंक क्या होनी चाहिए, एक ही 2 होनी चाहिए। और 2 कब हो सकती है, जब अल्फा माइनस 7 क्या हो, 0 के बराबर हो, क्योंकि ये पूरी रो क्या हो गई, 0 हो गई। यहां तक देखना है, बस ए मैट्रिक्स को यहां तक देखना है, और ए मैट्रिक्स को यहां तक देखेंगे तो अल्फा माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और अल्फा माइनस 7 0 के बराबर हो गया, पूरी रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या इतना क्लियर है। और ये अगर पूरी रो 0 हो गई तो रैंक हमेशा क्या आएगी, 2 ही आएगी, उससे 3 से कम आएगी। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि अल्फा माइनस 7 क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, पहली चीज। क्लियर है ना, क्या इतना क्लियर सबको। दूसरा, अगर मान के चलो, क्योंकि ऐसा क्यों किया, यहां से हमको क्या मिल रहा है, रैंक ऑफ ए क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, बिल्कुल मिल गई। क्योंकि जैसे ही हमने 0 किया तो ये 0 आ गया, पूरी रो 0, यहां तक देख रहे हैं, पूरी रो 0, तो 3/3 का माइनर तो 0 हो गया। इसका मतलब रैंक 3 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं, अगर मैंने इसको भी 0 कर दिया, इधर देखना, बीटा माइनस 6 को भी 0 कर दिया, इसका मतलब ये भी 0, ये पहले से 0, सारा कुछ 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी मैट्रिक्स का भी रैंक क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। हमको 2 नहीं चाहिए, 2 से क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, बीटा माइनस 6 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। हम तुरंत बोल देंगे बीटा माइनस 6 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। मीन्स बीटा की वैल्यू 6 के बराबर ना हो, ताकि हमको रैंक ऑफ ए बी जो मिले वो क्या मिल जाए, 3 मिल जाए। और हम तुरंत बोल देंगे रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या है, रैंक ऑफ ए बी। तो ये हो गया नो सॉल्यूशन की बात। क्या इतना क्लियर सबको, ये किसकी बात हो गई, नो सॉल्यूशन की। क्या इतना क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। इधर देखना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब सबको क्लियर हो गई होगी इमेज। इधर देखना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट, थर्ड केस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। ये कब होता है, जब सर रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, रैंक ऑफ ए बी हो, और लेस देन क्या हो, 3 हो। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3, मतलब 3 से लेस देन हो, दोनों बराबर हो, तो 2 2 होनी चाहिए। इसकी भी 2 रैंक, इसकी भी 2 रैंक। कब हो सकती है, ये जो मैट्रिक्स है ए को रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये कंप्लीट किसको कर रही है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन्स इसकी रैंक 2 कब हो सकती है, अभी हमने पढ़ा था ये 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि सर अल्फा माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो मैं बोल दूंगा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 7, और यहां से जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए आएगी वो क्या आएगी, 2 आ जाएगी, 100%, कोई डाउट नहीं। क्लियर है। अब मैं ए बी को देखूंगा, पूरी ए बी को देखूंगा, पूरी ए बी मैट्रिक्स को अगर देख रहा हूं तो 2 रैंक लानी है। इसका मतलब 3/3 के ऑल द माइनस क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और 3/3 के ऑल द माइनस क्या होंगे, देखो एक माइनर ये बन गया 3/3 का, एक इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसका मतलब इसको अगर 3/3 के ऑल द माइनस को 0 करना है तो नीचे वाली पूरी रो को 0 कर दो। पूरी रो को 0 करने के लिए ये तो 0 कर दिया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 कर देंगे तो पूरी रो 0 हो गई। फिर 2/2 के ही माइनर बचेंगे, तो रैंक क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी ए बी मैट्रिक्स की भी। इधर देखना, मैं तुरंत लिख दूंगा कि बीटा माइनस 6 जो है, बीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। मीन्स बीटा की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो यहां से हम बोल देंगे रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोनों की रैंक इक्वल हो गई, हैंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ क्या आ गई, ए बी आ गई, जो किसके बराबर है, 2 के, और लेस देन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। और यही तो क्या था हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस था। क्लियर है ना, यही हमारा क्या था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मींस अगर मैं बात करता हूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछी है ना, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 7, बीटा की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। लेकिन जब मैं नो सॉल्यूशन की बात कर रहा था तो नो सॉल्यूशन में अल्फा की वैल्यू देखो, पीछे देखना,
अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी 7 के बराबर। बीटा लेकिन क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, मीन्स बीटा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 होनी चाहिए बस। क्लियर है ना, बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 6 होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने 6 के बराबर रख दी तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। अगर मुझको क्या किसका केस बन जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 6 नहीं होनी चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी हो चलेगा, बस वैल्यू आनी चाहिए कुछ ना कुछ 0 के अलावा। क्या इतना क्लियर है। उसके बाद हमने यूनिक सॉल्यूशन की बात की थी। यूनिक सॉल्यूशन में अल्फा माइनस 7 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अल्फा माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, जब अल्फा 7 ना हो, अल्फा 7 ना हो, बाकी कोई वैल्यू हो, और ये तो कोई सी वैल्यू रख दो, 6 रख दो, 5 रख दो, 4 रख दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। गेट के एक फेवरेट क्वेश्चन है, इसी में से कोई एक क्वेश्चन को फ्रेम कर देगा। हमने यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन को इस तरह से क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। क्या इतना क्लियर है, क्या यहाँ सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। इधर देखो, इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं, इधर देखना, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, इसी कंसिस्टेंसी पे ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार इधर देखना, आई थिंक इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। इधर देखो क्वेश्चन क्या है कि सर ए इज 3/4 मैट्रिक्स दे रखी है हमको, क्वेश्चन लिख रहा हूं, गेट का क्वेश्चन है, बुक में भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गेट का क्वेश्चन क्या है, ए इज 3/4 रियल मैट्रिक्स, क्वेश्चन ये है 2 मार्क्स का, बहुत शानदार है। क्या, इफ A is 3/4 रियल मैट्रिक्स, क्लियर है, 3/4 रियल मैट्रिक्स एंड AX इक्वल टू B, इस तरह दे रखा है, इज एंड AX B इज एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ, इज एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, then the maximum possible rank of the matrix is, ये पूछा है, बहुत शानदार क्वेश्चन। then the maximum possible rank of the matrix is क्या होगी, इधर देखना, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। लो, नन ऑफ दीज, जैसे ही नन ऑफ दीज आ गया सोच में पड़ जाते हैं, सर कहीं यही तो नहीं। इधर देखो, कोई टेंशन नहीं लेनी, ऑप्शन दे ना दे कोई दिक्कत नहीं, कल को इसको क्या दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे दे, हमको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में दे चाहे ऑप्शन दे, आंसर क्या होगा, हमेशा सही आएगा। इधर देखो कैसे, कि सबसे पहले हमें समझना है ये AX इक्वल टू बी दे रखा है, क्या दे रखा है, AX इक्वल टू बी। क्वेश्चन को समझना है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, कोई मैट्रिक्स ए, सॉल्यूशन की बात करूंगा तो सॉल्यूशन में कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसका ऑर्डर है हमारा 3/4, क्लियर है ना, 3/4 का ऑर्डर है, मींस नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने 4, क्लियर है। और उसने बोला AX इक्वल टू बी, AX इक्वल टू बी मतलब कि अगर मैं बात करता हूं AX इक्वल टू बी, क्या ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम बताता है, बिल्कुल बताता है सर, नॉन होमोजीनियस सिस्टम बताता है, हम अभी पढ़ चुके हैं, ये नॉन होमोजीनियस की बात कर रहा है। उसने ये भी बोल रखा है कि ये इनकंसिस्टेंट है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है, हमने क्या बोला था, इधर देखना, इनकंसिस्टेंट कब होगा, कि जब नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, बहुत सही। मतलब कहने का उसने इस सिस्टम को नो सॉल्यूशन के केस में पूछा है, और तब बोला है कि ओरिजिनल जो मैट्रिक्स थी ए, उसकी रैंक बताओ मैक्सिमम कितनी पॉसिबल हो सकती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इधर देखो, नो सॉल्यूशन का केस सब जानते हैं कि सर रैंक ऑफ ए इक्वल टू अगर क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी होनी चाहिए, क्लियर है ना। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि रैंक ऑफ ए पता चल जाए, रैंक ऑफ ए भी पता चल जाए, तब हम बता देंगे कि किसकी मैक्सिमम पॉसिबल होगी। बिल्कुल सही। इधर देखना कि अगर मैं बात करता हूं, ये कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 का, क्लियर है ना, 3x4 मतलब नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4, नॉट इक्वल है, इसमें रेक्टेंगुलर है। हमने बोला था जब भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है, कि सर इसमें से मिनिमम वैल्यू देख लो 3 और 4 में से कौन सी है 3, तो मैं तुरंत बोल दूंगा इसकी मैक्सिमम पॉसिबल रैंक जो होगी, मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो 3/4 है क्या होगी, इज 3। क्या इतना क्लियर है, इज 3, इतना क्लियर है बिल्कुल।
सर ये एक ही तो हमें पता चल गई, मैक्सिमम पॉसिबल 3 हो सकती है रैंक, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 3 और 3/3 का ही क्या बनेगा, मैक्सिमम ऑर्डर का माइनर बनेगा। बिल्कुल सही। सर अब मैं ए बी मैट्रिक्स और देखता हूं, क्योंकि ए और ए बी के बीच में डिफरेंशिएट करना है ना, तो मैं ए बी मैट्रिक्स बनाता हूं। ए बी मैट्रिक्स अंधा भी जानता है, ए बी मैट्रिक्स का जो कॉम्बिनेशन होगा कि नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जब मैं ए में बी कॉलम और ऐड कर दूंगा, एक और कॉलम, तो ये 3/5 की बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी 3/5 ऑर्डर की। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने 5 हैं और नंबर ऑफ रो कितनी है 3 है। क्लियर है, क्योंकि एक कॉलम ऐड हो गया, क्योंकि हमने बी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तभी तो हम ए बी मैट्रिक्स बनाते थे, अभी दिखाया है, उसी को बोलते थे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या इतना क्लियर है? क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है? कि सर इसमें भी तो 3/3 का ही माइनर बनेगा मैक्सिमम ऑर्डर का, बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल रैंक ऑफ ए बी क्या होगी, 3 ही होगी। क्लियर है? दोनों की अगर 3/3 होगी तो दोनों अगर बराबर हो गए तो क्या ये नो सॉल्यूशन होगा क्या? कभी कभी नहीं होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, हमको दोनों अनइक्वल चाहिए। क्लियर है ना? अब हमको सोचना है कि इसमें से किसकी छोटी हो सकती है। मैंने बोल दिया सर रैंक ऑफ ए बी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। क्या हो सकता है क्या, रैंक ऑफ ए बी कभी 2 हो सकता है क्या? रैंक ऑफ ए बी अगर 2 हो सकता है तो इसका मतलब ए बी भी क्या होगा, 100% 2 होगा। इधर देखो, समझो चीजों को। लो कैसे समझेंगे, इधर देखना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यही एग्जांपल ले रहा हूं, इसी तरह 3/4 की कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं। लो 3/4 की मैट्रिक्स लूंगा तो क्या होगी, बड़ा सा लेना पड़ेगा। लो क्या होगा, बड़ा सा। कि ये हमने एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल है 3/4 का। 3/4 मतलब 3 रो ले लिया, 1 2 3 4 2 1 0 1 1 0 2 0। क्लियर है ना? ये हमने 3/4 की मैट्रिक्स ले ली। ये कोई ए मैट्रिक्स है, मान लो लेट कंसीडर कर लिया, ये ए मैट्रिक्स है। इसमें मैं एक और जोड़ूंगा तो क्या आएगी, बी मैट्रिक्स आएगी, बिल्कुल आएगी। अब मैं ए बी और जोड़ देता हूं। लो ए बी जोड़ा तो ये तो चल रही थी 1 2 3 4 2 1 0 1 1 0 2 0 एंड सो ऑन। मैंने कोई बी मैट्रिक्स जोड़ ली, B1 B2 B3 कुछ भी, ये हो गई हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी मैक्सिमम रैंक इसकी भी 3 हो सकती है, इसकी भी 3 हो सकती है। क्लियर है ना? अगर मैंने बोला इसकी मैंने 2 कर दी, इसकी मैंने 2 कर दी, इसकी 2 तब हो सकती है जब ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। देखो समझो, समझ आ रहा है? इधर देखो कि इस मैट्रिक्स की 2 रैंक तब हो सकती है जब एक रो के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। 2/2 के माइनर तभी नॉट इक्वल टू 0 आएंगे, तब रैंक 2 कहलाएगी। अगर ये सारे एलिमेंट 0 हो गए तो क्या ये भी 0 नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और अगर ये 0 हो गए तो इसकी भी रैंक 2 आ जाएगी। मतलब कहने का अगर मैंने इसको घटाया तो ये भी साथ साथ घटेगा। इसका मतलब ये हुआ फिर से ये दोनों 2 2 आ जाएंगे। क्या ऐसे कभी नो सॉल्यूशन मिल पाएगा क्या? कभी नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब इसको घटा नहीं सकते, पर हाँ इसको घटा सकते हैं कि इन सबको मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं। इन सबको क्या कर दूं, 0। तो इसकी रैंक तो 2 हो जाएगी, मींस रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बट ये नॉन जीरो है, ये क्या है, नॉन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एक माइनर जो होगा, ये इसके साथ जो माइनर बना रहा होगा 3/3 का, वो हमको रैंक क्या दे देगा, 3 दे देगा। और ये जो क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल हो जाएगी और सॉल्यूशन मिलेगा नो सॉल्यूशन। यही पॉसिबिलिटी है। क्लियर है ना? इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या होगी, मैक्सिमम पॉसिबल 2 हो सकती है। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया 2। आंसर क्या हो गया, ये हो गया 2। क्या इतना क्लियर है सबको? मजा आया कि नहीं आया? और मजा अगर आ गया है, अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, या फिर ये जो लेक्चर हमने आज डिस्कस किया है, ये जो टॉपिक डिस्कस किया है, बिल्कुल अगर अच्छे से समझ आए तो क्या करना है, सपोर्ट करना है, ताकि तुम्हारे लिए लाइव क्लासेस को जल्दी से जल्दी क्या कर दूं, ऑर्गेनाइज कर दूं। इससे ज़्यादा किसी से कुछ मांगा नहीं है। इसको क्या करो, लाइक करो पहले तो वीडियो को, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हुए, उन सब ग्रुप में क्या कर दो, एक बार शेयर करो। अपने हर जगह पे क्या कर दो, इसको लगाओ, हर जगह, कहीं भी, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, हर जगह पे इसको क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ताकि तुम्हारे लिए क्या हो जाए, बेनिफिशियल हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मेरे 3-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हों, उसके बाद 3-4 सब्जेक्ट के बाद मैं लाइव में पढ़ाऊं, उसमें ज़्यादा मजा आए। क्लियर है ना? अभी क्या होता है, वीडियो अपलोड करते हैं, किसी के साथ इंटरेक्शन होता नहीं है, किसी के साथ कुछ होता नहीं है, तो हमको पता नहीं चल पाता कि किसको क्या समझ आ रहा है, किसको क्या नहीं समझ आ रहा है। क्लियर है ना? तो लाइव क्लासेज में क्या होगा, बिल्कुल सब कुछ समझ आता है और सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्या होते हैं, वहीं की वहीं शेयर हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो इस वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बस और कुछ नहीं करना।
और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और ताकि हम तुमको क्या मिल सके, नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके और तुम आराम से घर बैठे क्या कर सको, पढ़ाई कर सको और लॉकडाउन के पीरियड का सही से यूटिलाइज कर सको। क्लियर है ना? तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं ओवर करते हैं। अब एक टॉपिक बचा है हमारा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ये हमारा 11th लेक्चर था। 2 या 3 लेक्चर में मैं लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट कर दूंगा। टेंशन नहीं लेनी है। 6, 7 और 8 आवर्स का ये क्या है, टाइम पीरियड होता है। लीनियर अलजेब्रा के लिए हम ऑफलाइन क्लासेज में भी 7-8 आवर्स देते हैं। मैंने यहाँ पे भी 7-8 आवर्स दिए। किसी को टेंशन नहीं लेनी, सारे कंसेप्ट को क्या करूँगा, कवर कराऊंगा। A to Z कंसेप्ट क्या होंगे, कवर होंगे। क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा कैलकुलस, मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो है, जिसमें सब लोगों को बहुत दिक्कत आती है, और उसको भी क्या कर दूंगा, बहुत आसान कर दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, बस सपोर्ट करिए, पढ़ाई करिए, बस और कुछ नहीं करना। क्लियर है ना? तो आज के लिए क्या है, बहुत है। थैंक यू।